and we are cos into sin inverse r minus h upon r minus h. अच्छा, cos sin inverse of r minus h upon r. अच्छा, टोटल में फिर r minus डिनोमिनेटर में ये पूरे डिनोमिनेटर हाँ cos के में पूरे ठीक। ये भी वैसे उसमें आ चुका है जेई में। इसकी दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक इसमें फोर्स कहाँ पर लगाया गया है, सेंटर पे। इसका एक पार्ट और आता है, अगर फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाएं तो यहाँ कहीं ऑब्स्टिकल मान लेते हैं एच हाइट का, तो ये कुछ इस टाइप की जमीन पे टायर पड़ा हुआ है, जमीन से उठा करके इसके ऊपर लाना है ऐसे। नहीं तो अब ये मान के चलेंगे ना कि सेंटर से नीचे ही होगा, ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा नहीं होगा। मतलब ऐसे है कि टायर को इसके ऊपर चढ़ाना है, जमीन से इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, ये है कि तो इस एफ के अलावा यहाँ पर वेट दिखाओगे इसका डब्लू, इस पॉइंट पर कुछ कांटेक्ट फोर्स आएगी, यहाँ पर कुछ कांटेक्ट फोर्स आएंगे और यहाँ पर भी कुछ कांटेक्ट फोर्स आएंगे। इनको आप ए और बी का नाम दे दो, पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी का, ठीक है। और ये जब ग्राउंड से जस्ट लेफ्ट होने वाला होगा, ग्राउंड से जैसे ही ये उठने वाला होगा, जब ये यहाँ से उठने वाला होगा तो उस टाइम पर बी पर कांटेक्ट लीव हो जाएगा, तो बी पर कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगी। और हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे क्रिटिकल केस में। क्रिटिकल केस का मतलब जब ये अबाउट टू लेफ्ट वाली कंडीशन पे आ जाए, तो अबाउट टू लेफ्ट वाले केस में क्या करूँगा, तो पॉइंट ए के अबाउट बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, तो वो जाएगा एफ का टॉर्क एफ इंटू इस वाली फोर्स का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस पॉइंट ए से फोर्स तक की डिस्टेंस, ये एफ इंटू रेडियस कैपिटल आर माइनस ये हाइट, तो आर माइनस एच। और वेट का टॉर्क निकालेंगे अगर, वेट डब्ल्यू का टॉर्क इस पॉइंट ए के अबाउट, तो वेट डब्ल्यू की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ द वेट, उसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर के रेडियस के बराबर आएगा। तो क्रिटिकल केस में आप इन दोनों को बैलेंस करोगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि अबाउट टू लिफ्ट कंडीशन में यहाँ पर फोर्स 0 हो जाएगी। डब्ल्यू ये नहीं, डब्ल्यू आर नहीं, सॉरी, डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर डी मान ले तो ये डी मान सकते हो, और ये डी पाइथागोरस से आएगी। ये जो डी डिस्टेंस है ये निकालोगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सेंटर से उस पॉइंट ए तक के लिए आपका रेडियस आर हो जाएगा, ये हाइट एच है, तो ये सेंटर से इतनी जो लेंथ बनेगी ये कैपिटल आर माइनस एच बनेगी। पाइथागोरस थ्योरम से डी निकालोगे और ये डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आ चुका है जेई में, पहले बता रहा हूँ एडवांस में ही। दो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो सेंटर पे लगाने पर क्या आंसर आएगा, और अगर यही फोर्स टेंजेंट पे लगाई गई होती ऊपर,
ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इसको फोर्स को टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा देते हैं सेंटर की बजाय? बस ये, अगर यही फोर्स सेंटर के बजाय टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती तो इस फोर्स का टॉर्क जब पॉइंट ए के अबाउट है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, फिर बोला ऑब्वियस नहीं है ये, क्योंकि ये जल्दी स्ट्राइक नहीं करता कि हमें पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करनी है। और कई सारे लोग इस पॉइंट से भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ वाली फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं ले रहे, लाइक हाँ हाँ, अबाउट टू लिफ्ट की कंडीशन में हो आप। और इसको और एडवांस करना चाहो तो इसमें ये कर सकते हो, जैसे यहाँ से जो आंसर आ रहा है, मान लो आपका कोई, ये आंसर कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, एफ बराबर डब्ल्यू इंटू डी की जो वैल्यू बनेगी वो रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वो जो टर्म आएगी वो शायद कुछ ऐसी आएगी, 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय में, ये कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको और टफर साइड पे लेके जाना चाहो तो ये कैसे, ये तो वो मिनिमम फोर्स है जिस मतलब इससे ज्यादा फोर्स लगाने पर ये ऊपर उठेगा, तो ऑब्वियसली अगर इससे कम फोर्स लगाएंगे तो अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल वो 1/3 ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल जितना आप मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हो उसको रेज करने के लिए उससे 1/3 फोर्स होती है अगर, तो यहाँ पर भी फोर्स लग रही होती, क्या वो कैलकुलेट कर पाएंगे कितनी फोर्स होगी यहाँ पर पॉइंट बी पर? देखो सेकंड पार्ट, सपोज द अप्लाइड फोर्स इज 1/3 ऑफ दैट मिनिमम वैल्यू, मतलब ये सोचना चाहिए ना हमें कि भाई ठीक है, मिनिमम के टाइम पर तो हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट बी पर फोर्स 0 होगी, बट मिनिमम से कम पर तो होगी यार, तो वो फोर्स क्या निकाला जा सकता है, पॉसिबल है उसको निकाल पाना? क्यों? कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी? सर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। अब फ्रिक्शन के बारे में आपको सोचना है यार कि क्या ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। सर ड्रैग्ड लिखा है तो है इसमें एक्चुअली कहने का मेरा मतलब है कि एक ये इतना इतना क्वेश्चन तो ठीक है, इतना तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ द मिनिमम फोर्स, एट द टाइम ऑफ द मिनिमम फोर्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट ए, वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, कि जब मिनिमम फोर्स लगा रहे हो आप उस समय पॉइंट ए से कितनी फोर्स लग रही होगी। मिनिमम वाले टाइम पर फिर सोचो ना, मिनिमम वाले टाइम पर क्या, मिनिमम फोर्स के टाइम पर का आर्गुमेंट क्या दे रहे हो? तो क्या सिर्फ, नहीं सिर्फ नॉर्मल ही आ रहा होगा? तो म्यू तो दिया नहीं है। नहीं नहीं, ड्रैग वर्ड जो है वो जो ड्रैग लिखा है मतलब रगड़ नहीं रहे, वो रगड़ने वाली बात नहीं हो रही है। ड्रैग का मतलब एक्चुअली जो यहाँ पर ड्रैग वर्ड लिख रहे हैं, इज टू बी ड्रैग्ड ओवर, मतलब इसके ऊपर उठाना चढ़ाना है इसके, वो थोड़ा सा गलत लैंग्वेज हो गई होगी, इज टू बी रेज्ड ओवर कर सकते हैं उसको, ड्रैग अगर ड्रैग से कंफ्यूजन हो रही है तो। निकल जाएगा देखिए। मिनिमम मिनिमम वाले फोर्स पर हम आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, मिनिमम वाले फोर्स पर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स नहीं आएगी, तो इस एफ और डब्ल्यू के अलावा और कौन सी फोर्स आएगी भाई? यहाँ पर फोर्स आएगी नहीं क्योंकि यहाँ से कांटेक्ट लूज कर रहे हैं,
तो यहीं पर तो फोर्स आएगी। और जब ये अबाउट टू रेज है, मतलब एक तरीके से रेज हुआ नहीं है अभी, तो अबाउट टू रेज मतलब वो इक्विलिब्रियम पे केस है। हाँ नहीं, तो टॉर्क तो बैलेंस कर चुके हैं आपने, टॉर्क बैलेंसिंग वाली इक्वेशन तो हो गई, उससे कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम दो दो बार टॉर्क बैलेंस करेंगे तो कोई नई रिजल्ट नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रही है उसका क्या डायरेक्शन है वो तो मालूम नहीं आपको। तो आप ये कहोगे दूसरा आर्गुमेंट लगाओ ना, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती है ना, इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ टॉर्क जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ द फोर्सेस भी तो जीरो होना चाहिए। तो एक फोर्स हमने राइट साइड पर एफ लगा रखी है, एक फोर्स सेंटर के ऊपर डब्ल्यू लग रही, इन दो फोर्सेस का कुछ रिजल्टेंट बनेगा पैरेललोग्राम लॉस। तो ये रिजल्टेंट आप लिखोगे रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और टोटल फोर्स को भी तो बैलेंस करेंगे। तो टोटल फोर्स बैलेंस करने के लिए अप्लाइड फोर्स और वेट का जो रिजल्टेंट बन रहा उसके इक्वल और अपोजिट साइड पर पॉइंट ए से एक फोर्स आनी चाहिए। ये वही केस हो गया ना कि तीनों फोर्सेस को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, और ये वो कॉमन पॉइंट ए है जहां पर तीनों फोर्सेस इंटरसेक्ट हो रही है। तीन फोर्स मतलब कि एक ये एफ, एक ये डब्ल्यू और एक ये एफ ए। नहीं हो सकता, पूछा जाए। देखो बस देखो, जो ये फिर से देखिए आप, हम लोगों ने एक तरफ डब्ल्यू कैलकुलेट किया है और एक तरफ ये एफ निकाला है, और वो भी एफ मिनिमम। इनका रिजल्टेंट पहले निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इनका रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट कितने एंगल पर बनेगा। अगर हम उसका मान लो एंगल थीटा मान ले, हॉरिजॉन्टल साइड से या वर्टिकल साइड से कहीं से भी, तो ये एंगल तो निकाल सकते हैं। और ये जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो ये रिजल्टेंट आप ये लिखोगे रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसमें एफ की मिनिमम वैल्यू आएगी, एफ की मिनिमम वैल्यू ये कैलकुलेट की गई है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें, देख एफ की ये मिनिमम वैल्यू अगर इसमें रख दी जाए तो शायद कुछ ऐसा आएगा, डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर माइनस एच, और इसके अंदर बनेगा रूट के अंदर 2HR माइनस एच स्क्वायर, और आर माइनस एच का होल स्क्वायर ऐड होगा उसमें। तो बेसिकली क्या टर्म बनेगा, 2HR माइनस एच स्क्वायर और नीचे इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा टर्म बनेगा 2HR प्लस आर स्क्वायर टाइप की चीज। इसको एक बार करके देखो अब, मतलब ये पूरा टर्म जब आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे, है 2HR, हाँ वो भी चला जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक तरीके से सिर्फ आर बचेगा, यानी डब्ल्यू इंटू आर बाई आर माइनस एच, ये बचा कुल मिला के। यार ये आर से कंफ्यूजन हो रही है एक तरीके से, इसको कुछ पी नाम दे देते हैं, पी मतलब रिजल्टेंट है, तो आर से रेडियस से कंफ्यूज हो रहे हैं। कैपिटल पी मीन्स रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। कितना आ रहा है, तो इसी के अपोजिट आप कहोगे कि फोर्स एट पॉइंट ए बन रही होगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा उसका, डब्ल्यू इंटू आर बाई आर माइनस एच।
यहाँ तक ठीक है। अब एक और चीज देखिए, अगर ये फोर्स एट ए है तो इसका जो डायरेक्शन बन रहा है, ध्यान से देखो, फोर्स एट ए का डायरेक्शन वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर आ रहा है, एंगल विद वर्टिकल थीटा है। अब हमारा डाउट ये है कि क्या नॉर्मल के अलावा फ्रिक्शन भी लग रहा होगा पॉइंट ए पर। देखो ये तो ऑब्वियस है कि पॉइंट ए से जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स आएगी वो सेंटर से पास होगी। कितने डायरेक्शन में होगा ये नॉर्मल फोर्स कमिंग थ्रू पॉइंट ए एंड गोइंग थ्रू सेंटर पॉइंट। अगर इसका ये वर्टिकल से एंगल थीटा देखिए, नॉर्मल एट पॉइंट ए का एंगल विद वर्टिकल अगर थीटा हो, और हम ये माने कि पॉइंट ए पर कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, क्योंकि ये जो आप थीटा निकाल रहे हो ना, ध्यान देना यहाँ पर जो थीटा और इसको कुछ अल्फा बीटा कुछ और मान लो, आप इसको बीटा मान लीजिए। कौन से, कैसे? नहीं, आप शायद हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं ना कि जो ये पॉइंट ए है जहां पर वो ऑब्स्टेकल है साइड का, एक मिनट ध्यान से देखो, हम लोग सेंटर पर एक फोर्स दिखा रहे हैं कैपिटल एफ का, और नीचे एक फोर्स दिखा रहे हैं डब्ल्यू का। तो मैं एक तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या एफ और डब्ल्यू का रिजल्टेंट पॉइंट ए से पास हो रहा होगा, ठीक है, एफ और डब्ल्यू का रिजल्टेंट पॉइंट ए से पास हो रहा होगा। दिस इज द नेट ऑफ दैट एफ एंड डब्ल्यू, और इसी के अपोजिट में हम फोर्स बाय ए दिखा रहे हैं, फोर्स एट ए दिखा रहे हो इसी के अपोजिट, और नॉर्मल भी इसी साइड होगा। तो इसका मतलब पॉइंट ए पर और कोई फ्रिक्शन फोर्स तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट ए पर फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी, मान लो पॉइंट ए के नॉर्मल के अलावा अगर मैं पॉइंट ए पर फ्रिक्शन दिखाता, तो या तो मैं उसको टेंजेंशियली डाउनवर्ड दिखाता या टेंजेंशियली अपवर्ड दिखाता। उससे क्या होता है कि जो फोर्स एट ए है उसका डायरेक्शन बदल जाता है आपको। इसका मतलब इस केस में पॉइंट ए पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। पॉइंट का कॉन्टैक्ट का कांटेक्ट हो रहा है सेंटर से, तो उसका जो नॉर्मल होता है उसके सेंटर ऑफ मास के पास होना चाहिए। और यहाँ नहीं बच्चा, वो बात नहीं हुई, नॉर्मल तो सेंटर से पास हो रहा है। हाँ, वही चीज देखी जा रही है ना, वही चीज देखी जा रही है, क्योंकि एफ और डब्ल्यू दोनों सेंटर पॉइंट पे लगे हुए हैं, एफ और डब्ल्यू दोनों ही सेंटर पॉइंट पे लगे हुए हैं। तो जब एफ और डब्ल्यू दोनों सेंटर पे लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट सेंटर से ही आएगा, और इनका रिजल्टेंट जो सेंटर से आ रहा है उसी के अपोजिट एक कांटेक्ट फोर्स पॉइंट ए पे लगेगी। पॉइंट ए से जो कांटेक्ट फोर्स बन रही है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में बन रही है। तो नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स सेम डायरेक्शन में तभी हो सकते हैं जब उस पॉइंट पर फ्रिक्शन ना लग रहा हो, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स किसको डिफाइन किया गया है, फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट को। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट नॉर्मल की ही डायरेक्शन में चला जाए, कब होगा ये, जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पर जीरो आएगी। मतलब जिस टाइम पर सेंटर पे फोर्स लगाएंगे आप कहोगे पॉइंट ए पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर यही सिचुएशन, देखो लिख लो पहले, अच्छा लिख लो,
अगला बोले आ जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगर हमने यही वाली फोर्स ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाई होती, स्फीयर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आपने फोर्स एफ लगाई होती, अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती। देखो कैसे। तो सिचुएशन में डिफरेंस क्या आ रहा है? पहली बात तो वो जो मिनिमम फोर्स निकालने वाला रूल है वो याद रहेगा आपको। ठीक, उसके बाद देखो जरा, अगर यहाँ एफ लग रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है, तो ये एफ और डब्ल्यू किस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो रहे हैं? आप प्रीवियस क्लास को ध्यान रखना है, एफ और डब्ल्यू इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है। क्या कहा गया था कि अगर थ्री फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन चल रही है तो वो तीनों एक कॉमन पॉइंट से कट करें, यानी कि पॉइंट ए से जो फोर्स बनेगी वो भी आपका इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। अरे बात सुन, तो क्या पॉइंट ए से सिर्फ नॉर्मल ही लग रहा होगा? क्योंकि अगर पॉइंट ए से सिर्फ नॉर्मल लगता तो वो तो सेंटर से पास होता। तो इसमें हम उस वाले कंसेप्ट को वायलेट कर रहे हैं ना, दैट थ्री फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम और वो एक कॉमन पॉइंट पर नहीं जा रहे। सर क्या हुआ है? सर लेकिन अगर हम लोग सर एफ को ऐसे बैलेंस करेंगे कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे, तो फिर सर ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो हम लोग सर बैलेंस क्यों कर रहे हैं? हम लोग को तो सर जो सर्कल है अच्छा उसको अच्छा, आप ऊपर ऐसे मान चलाना लो, है। ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम को आप रेस्ट पे मत पानी में। अगेन बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से जस्ट लिफ्ट हुआ है और जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन पे है, ऑलमोस्ट जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। यस सर, ये कह तो सकते उस हैं। टाइम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने इसीलिए क्लियर की थी कि एक्सेलरेशन जीरो करना है मेरे को। आ रही बात हमें? तो इस केस में फ्रिक्शन दिखाओगे किस तरफ यार, ताकि यहाँ से रिजल्टेंट पास हो, यानी कि टेंजेंशियली अपवर्ड। टेंजेंशियली अपवर्ड यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स आएगी, टुवर्ड सेंटर नॉर्मल आएगी, और नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स अगर खुद देखा, अरे यार कुछ गड़बड़ बन रहा है, मतलब वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए यहाँ कहीं पर। तो दिस इज द टोटल फोर्स एट पॉइंट ए। कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे इसको, नॉर्मल फोर्स नहीं कहेंगे। पिछले वाले में कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स पर सेम थिंग्स, पर अब की बार कॉन्टैक्ट फोर्स अलग है, नॉर्मल फोर्स अलग है। तो क्या ये पॉसिबल हो? देखो, अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो ये तो निकाल सकते हो कैसे। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। कैसे? एफ और वेट का वो होगा ना रिजल्ट। एफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ, ये अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो ये आसानी से कैसे निकलेगा कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स एफ और डब्ल्यू के रिजल्टेंट के बराबर आएगा। तो दिस विल बी रूट ऑफ दैट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और एफ की मिनिमम वैल्यू जो निकालेंगे, एक बार फिर से समझो, एफ की जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? एफ मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, वो 2r माइनस एच होगा, इक्वल्स टू पॉइंट ए के अबाउट वेट का टॉर्क, डब्ल्यू इंटू पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस, और पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस उसी मेथड से आएगा जैसे पहले निकाला गया था पाइथागोरस थ्योरम से, जो था रूट ऑफ 2rh माइनस एच स्क्वायर। तो ये इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आएगी। अगर फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, सेंटर पे था, तो यहाँ r माइनस एच बन रहा था। मतलब जो पिछला आंसर था उसका डिनोमीटर चेंज करो आप, डिनोमीटर में जो r माइनस एच बन रहा था उसकी जगह पर 2r माइनस एच, न्यूमरेटर सेम आएगा। इससे ये एक और बात समझ में आ रही होगी, कहां पर फोर्स कम लगेगा उठाने के लिए, सेंटर पर या टॉप पर? दोनों के आंसर का न्यूमरेटर सेम आ रहा है। सेंटर पे जब फोर्स लगाई है तो डिनोमिनेटर में r माइनस एच है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाई है तो डिनोमिनेटर में 2r माइनस एच है। यहाँ पर एफर्ट कम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यही वाला एफ इसमें रखना है, जो यहाँ से एफ कैलकुलेट होगा वो वाला एफ इसके अंदर रखेंगे हम लोग। अब अगर सेपरेटली नॉर्मल और फ्रिक्शन भी निकालने होते मान लीजिए, तो
इस क्वेश्चन में सेपरेटली पूछा जाए कि नॉर्मल की क्या वैल्यू बनेगी और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू बनेगी, तो कोई तरीका है इनको सॉल्व करने का? सेपरेटली नॉर्मल की वैल्यू, सेपरेटली फ्रिक्शन की वैल्यू। है जी बच्चा? इससे भी निकाल सकते हैं। एक और कंसेप्ट कर सकते हो ना कि जो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास से, हमारे पास अब एक ऑप्शन ये भी है कि हम टॉर्क किसी और पॉइंट के अबाउट देख लेंगे। तो अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें, सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो सेंटर के अबाउट W और L इन दोनों में से कोई टॉर्क नहीं देगा। सेंटर के अबाउट टॉर्क कहां से आएगी? F की, तो F इंटू सेंटर से F तक का डिस्टेंस R, और सेंटर के अबाउट दूसरी टॉर्क कहां से आएगी? फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी R है। इसका मतलब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैपिटल F के बराबर है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल का मैग्नीट्यूड W के बराबर आएगा? लगाओ लॉजिक। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F और N का रिजल्टेंट भी है। तो जब F डायरेक्शन अलग है, F फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट वैल्यू और F कैपिटल F और W का रिजल्टेंट वैल्यू सेम आ रहे हैं, और इससे साबित हो रहा है कि फ्रिक्शन और F की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब नॉर्मल और W की मैग्नीट्यूड सेम आएगी। हटाए आगे, चलिए। एक और प्रॉब्लम है, देखो इसमें। अभी एक डिस्कशन रह गया, चलो है करा लेंगे उसको कभी किसी रिवीजन क्लास टाइप में ना, कि जो F मिनिमम से कम फोर्स लगाने पर कैसे सॉल्व होता है, वो ना वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। चलिए करते हैं, चलो पहले इसको देखो यार। इसमें कह रहे हैं कि जो ये स्फीयर है, मतलब स्फीयर ऑफ गिवन मास, स्फीयर ऑफ गिवन मास m एंड रेडियस r, स्फीयर ऑफ गिवन मास m एंड द रेडियस r, वर्टिकल साइड पर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और हॉरिजॉन्टल साइड पर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, सिंपलिसिटी के लिए बराबर है। सिंपलिसिटी के लिए दोनों कोफिशिएंट सेम है, इधर और इधर, और लेफ्ट साइड पर एक टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई की गई है। And find maximum F for cylinder to be at rest. Find the maximum F for cylinder to be at rest. Find the maximum force F for cylinder to be, sorry, for sphere. Find the maximum F for sphere to be at rest. यानी कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? थ्योरी को दिमाग में रखिएगा, इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस में तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा।
मैक्सिमम एफ जिस पर ये सिलेंडर एक तरीके से रोटेट ना कर पाए। फ्रिक्शन के डायरेक्शन जरा लॉजिकली सोचिएगा, ग्राउंड वाले पॉइंट पर और वॉल वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे दिखाओगे? यहाँ पर डाउनवर्ड आएगा, और ये किस बेस पे कह रहे हो कि डाउनवर्ड आएगा? ये सोच को देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसी समय गलती होती है। आप ये जो फोर्स लगा रहे हो ना, इसके बारे में सोचिए ना कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स स्फीयर के सेंटर मोस्ट पॉइंट के अबाउट किस तरीके का टॉर्क जनरेट करेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस फोर्स की वजह से स्फीयर की टेंडेंसी अपने सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज घूमने की होगी। तो जब इस फोर्स की वजह से टेंडेंसी ऑफ स्फीयर अबाउट द सेंटर इज टू रोटेट क्लॉकवाइज, तो ये वाला पॉइंट किधर मोशन में जाएगा? यानी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउनवर्ड है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर, यहाँ पर पॉइंट बी पर। हाँ, अब यहाँ पर तो फ्रिक्शन ऊपर आया, फ्रिक्शन एट पॉइंट बी, और क्योंकि इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, अगेन वही सेम रीजन कि अप्लाइड फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन बन रही है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो स्लिप करना चाहेगा लेफ्ट। जब ये लेफ्ट साइड स्लिप करना चाहेगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन हम दिखाएंगे इस तरफ, फ्रिक्शन एट पॉइंट ए, उसके अलावा नॉर्मल एट पॉइंट ए, इसके अलावा यहाँ पर बी पॉइंट पर एक नॉर्मल, और इन सब के अलावा सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट W यानी mg। अब यहाँ पर फोर्सेस थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब बनाओ कैसे लगाओगे? कंडीशन सेट इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट विच द सिलेंडर विल रिमेन एट रेस्ट। सर जो सेंटर के अबाउट हम लोग सर टॉर्क कंजर्व करा देंगे, और Yes, सर sir. F1 को और F2 को सर जब लिमिटिंग वैल्यू होगी तब म्यू NA प्लस म्यू NB इक्वल टू सर जो F मैक्स है वो हो जाएगा सर। तो बच्चा एक बार काम करो, आप लोग भी करिएगा, मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ, है ना। म्यू गिवन है 1/2, म्यू 1/2 गिवन है। आप हमें आंसर बता दो क्या आएगा इसका। म्यू 1/2, आंसर बताओ, देखिए कितना आ रहा है एक बार। नहीं, एम के फॉर्म में बता दो, आंसर एम के फॉर्म में, उससे ये मालूम चल जाएगा ना कि आप लोग जो इक्वेशंस बना रहे हैं वो सही इक्वेशंस बन रही है कि नहीं बन रही। हाँ ठीक, ठीक।
लॉजिक बोलो एक बार जरा। वही टेबल में तो पहले टॉप में मैंने सीएम के अबाउट को करा दिया। सेंटर के अबाउट, Yes, sir. ठीक है। और फिर सर वो डेल्टा एफ कर दिया वर्टिकल में और फिर horizontal। ठीक। तीन इक्वेशन से तीन सॉल्व किया। और ये भी तो करोगे ना, क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स जब लगा रहे होगे मतलब, तो लिमिटिंग केस आ चुका होगा। Yes, sir. ये भी तो करेंगे ना कि मैक्सिमम फोर्स के टाइम पर ये स्लिप करने वाला होगा, लिमिटिंग केस आ चुका होगा। तो फ्रिक्शंस को हम लिमिटिंग वैल्यू के हिसाब से म्यू इंटू नॉर्मल कर सकते हैं, इसको भी हम म्यू इंटू नॉर्मल करेंगे। और अगर म्यू अलग अलग होते तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते, म्यू 1 म्यू 2 कर देते उसको, फिलहाल म्यू इंटू एन। पहला काम तो ये करोगे, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हो, इसका मतलब लिमिटिंग केस सॉल्व करना होगा हमें। तो हम फ्रिक्शन को अननोन नहीं करेंगे, उसको म्यू इंटू एन कर देंगे। अब ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। तो वर्टिकली अगर हम सारे फोर्स बैलेंस, हाँ बच्चा वही आ रहा, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस करें तो कौन कौन सी इक्वेशंस बनेगी? बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली ये है, वर्टिकली ये फ्रिक्शन है प्लस म्यू एन बी, और कोई फोर्स वर्टिकल वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू, उसको बाद में mg कर देंगे। और सॉरी एक na भी है प्लस na, सॉरी मिस्टेक, na भी है। तीन मतलब ये एक इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करें, अगर बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो nb लेफ्ट है और ये म्यू एन है राइट साइड पर। तो एक और इक्वेशन बनेगी nb बराबर म्यू टाइम्स ऑफ na। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से na और nb निकल जाएगी। सिंपली है nb की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो यहाँ पर म्यू इंटू na मतलब म्यू स्क्वायर na बन जाएगा यहाँ पर, और एक na यहाँ पर है। कुल मिलाकर के na और nb निकाल लें आपको। और उसके बाद तीसरी चीज, हम कहीं पर टॉर्क बैलेंस कर लें, कहीं पर भी जहां आपको कन्वीनियंट लग रहा हो। आप ए के अबाउट बैलेंस कर लो, बी के अबाउट कर लो, कहीं भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क सेंटर के अबाउट कर लीजिए, बी के अबाउट कर लो, ए के अबाउट कर लो, जो कन्वीनियंट लग रहा हो। मेरे हिसाब से ए पॉइंट ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क थोड़ी कम रहेगी, बिकॉज वेट डब्ल्यू भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, एनए भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, ये फ्रिक्शन, ये तीन फोर्सेस ऐसी हैं जो पॉइंट ए से पास हो रही है। तो अगर इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो सिर्फ एफ का टॉर्क आएगा, वो होगा एफ इंटू, ये टेंजेंशियल फोर्स है तो पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस होगा आर। तो चेक करोगे तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा ए के अबाउट, और ये एनबी का टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट, तो एनबी इंटू आर, और इस वाले फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क म्यू एनबी इंटू वो भी आर होगा। और ये भी चेक करो आप, इन दो फोर्सेस की टॉर्क एनबी और म्यू एनबी, इन दोनों की टॉर्क का डायरेक्शन अगर आप पॉइंट ए के अबाउट देखोगे एंटी क्लॉकवाइज आएगी, और कैपिटल एफ के टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज आ रही है। तो लिमिटिंग केस में इनको भी बराबर करेंगे, और पहली दो इक्वेशन से जब एनबी सॉल्व हो चुका होगा वो यहाँ रखेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए 3/8 टाइम्स वेट, 3/8 ऑफ द वेट, यानी कि 3/8 mg। ठीक है, आया समझ भाई? बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इन बोथ डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो इक्वेशंस, और तीसरी इक्वेशन टॉर्क। चेक कर लो सॉल्व करके, आना चाहिए एफ की वैल्यू 3/8 mg। तो ऐसा आया 3/8। Na कितना आ रहा है इस हिसाब से, इस कंडीशन में Na की क्या वैल्यू बन रही है? तो F की वैल्यू रख दो ना, F तो आ गया ना 3/8 W। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? ट्रस्ट मानिए बच्चा, ये पूरा एडवांस लेवल पढ़ रहे हो आप, इससे ज्यादा टफ नहीं आता एडवांस में भी। और सारे पार्ट्स इसलिए बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस में यही सब ऑप्शन होते हैं। एमसीक्यू जो बनते हैं, एमसीक्यू में यही सब चीजें होती हैं। तो F की तो मिनिमम वैल्यू 3/8 टाइम्स ऑफ वेट आ रही है, और उसी के टर्म्स में अगर हम देखें कि Na कितना आ रहा होगा, मतलब वेट का हाफ,
और NB by 4, मतलब एक W/2 एक W/4। ठीक, अब इसमें देखिए एक्चुअली वो थ्योरी काम नहीं कर रही है ना, जो थ्योरी हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा, वो नहीं काम कर पा रहा है। क्यों? नंबर ऑफ फोर्स ज्यादा हो चुके हैं, इसमें 4 हो गए, 4 फोर्स हो गई है। तो एक अगर आप Na और इस म्यू Na का रिजल्टेंट भी कर दोगे तो एक यहाँ पर रिजल्टेंट, एक ही रिजल्टेंट यहाँ 2 हो गए, तीसरा वेट हो गया, और चौथा, तो अब 4 फोर्सेस, मतलब मोर देन 3 फोर्सेस का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। मोर देन 3 फोर्सेस की कोई न्यूमेरिकल, तो उनमें तरीका यही होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फोर्स बैलेंस किए जाए और फिर किसी कन्वीनियंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस की जाए। एग्जांपल में एक और देखिए, अप टू 3 फोर्सेस तो क्लियर है। इसी कैटेगरी में आपका वो लैडर वाली प्रॉब्लम्स आती है, जो इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर का एग्जांपल पढ़ते हैं, वो देखो। इसके ऊपर शायद एक बार मैचिंग आई है, मैचिंग थी ना वो। वो तो HCV वाला प्रॉब्लम है, फिर HCV में भी वो क्वेश्चन है, वो समझ गया। वो ये है शायद कि वॉल की हाइट कम थी, फ्लोर ज्यादा था और लैडर उसको क्रॉस करके ऐसे जा रहा था, ये वाला कह रहा हूं ना। तो ये है उसमें, HCV में है क्वेश्चन इसका। फिलहाल तो इसको करो, ये भी अब काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें वॉल पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, फ्लोर के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, और थीटा की वैल्यू निकालनी होती है कि थीटा की लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू में आप जरा लॉजिकली सोचो कि थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालोगे कि मैक्सिमम। खुद से सोच के देखो ना, लैडर को अगर कम एंगल पर रखेंगे तब वो ज्यादा स्लिप करने के चांस होते हैं कि बड़े एंगल पर ज्यादा स्लिप करने का चांस होता है ना। कोई भी लैडर का मतलब दीवार पे ऐसे रख के देख लो इसको, अगर जितने जितने कम एंगल पे रखोगे उतने जल्दी स्लिप करेगा। बड़े एंगल पे रखिए, चुपचाप रेस्ट पे रहेगा ये। लेस एंगल पे जाओगे ये स्लिप कर जाएगा। यानी कि थीटा एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तो हमें वही वही निकालना है। थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके बियॉन्ड अगर हम लैडर को रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। क्वेश्चन समझ आया है? थीटा निकालना है इसमें। कभी कभी इसमें क्या होता है, लैडर लैडर के ऊपर एक पर्सन भी दे देते हैं, लैडर प्लस पर्सन ऑन दिस लैडर। तो वो सब बेसिकली क्या होता है, फोर्स को इंक्रीज करने का तरीका है। और मास और लेंथ बोथ आर गिवन, मास और लेंथ गिवन है लैडर। तो इसमें भी अगर क्विकली देखें जल्दी जल्दी से, तो क्या करोगे आप, फ्लोर के ऊपर एक नॉर्मल दिखाओगे NF, वॉल के ऊपर नॉर्मल, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को चेक करो और उसके हिसाब से फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो। फिसलने वाली कंडीशन में ये पॉइंट कहाँ फिसलेगा, जो फ्लोर वाला पॉइंट है लेफ्ट, तो फ्रिक्शन को फॉरवर्ड दिखाओगे। और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हैं तो हम फ्रिक्शन को डायरेक्ट μ/n कर रहे हैं। वॉल वाला पॉइंट नीचे स्लिप करेगा तो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाओगे, और ये टेंडेंसी μ/nw। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास पर W यानी वेट। लैडर पे कोई एक्स्ट्रा पर्सन होगा तो उसका भी वेट दिखाएंगे फिर। और सेम प्रोसेस है, जल्दी जल्दी फोर्स बैलेंस कर ले। वर्टिकली फोर्स बैलेंस कर देते हैं और हॉरिजॉन्टली फोर्स बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, जिससे सीधा सीधा ये मिल जाता है कि NF प्लस म्यू टाइम्स NW इक्वल्स टू W, फर्स्ट इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस में NW की वैल्यू μ/NF। और फिर वही काम करो, इन दो इक्वेशन से पहले नॉर्मल से निकालिए, टॉर्क को बाद में बैलेंस करना, पहले इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके NW और NF की वैल्यू। काफी इजी प्रॉब्लम होती है सब। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखें तो यार ये कुछ ऐसा आ जाएगा। एक तो NF की वैल्यू इतनी मिल जाएगी आपको, NF आना चाहिए W डिवाइडेड बाय
वो एक गड़बड़ हो गई यार यहाँ। ये म्यू2 होना चाहिए और ये म्यू1 होना चाहिए। यहाँ म्यू1 का टर्म आएगा, यहाँ म्यू2 का टर्म आएगा। तो जब इसको रखेंगे 1 प्लस म्यू1 म्यू2 आएगा ना यहाँ पर, ये एनएफ की वैल्यू, और एनडब्ल्यू की वैल्यू में आएगा म्यू2 टाइम्स वेट अपॉन 1 प्लस म्यू1 म्यू2। राइट। अब आप किसी कन्वीनियंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, चाहे ए पॉइंट जो फ्लोर पे है, या फिर सेंटर पॉइंट, या फिर बी पॉइंट, कोई एक पॉइंट चूज कर ले जिसके अबाउट टॉर्क बैलेंस हो जाए। ए के अबाउट भी कर सकते हैं, सी के अबाउट भी कर सकते हैं, बी के अबाउट भी कर सकते हैं। ए ही कन्वीनियंट है बेसिकली। ऐसा कोई पॉइंट चूज किया करो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर जाए, सो दैट कि उन सबके टॉर्क 0 हो जाए। और ए के अबाउट जब टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखोगे तो कितना टॉर्क लिखेंगे वेट वाले का, मतलब पॉइंट ए के अबाउट इसे डब्ल्यू का टॉर्क, डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू की लाइन को नीचे बढ़ाओ और पॉइंट ए से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे, L/2 cos theta। L/2 cos थीटा हो जाएगा। साथ में ये भी चेक कर लो कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। क्लॉकवाइज आएगा, तो अब ये Clockwise आ बैलेंस रहा है। होना चाहिए। हाँ जी, ये बैलेंस होना चाहिए नॉर्मल बाय द वॉल वाले टॉर्क से। नॉर्मल बाय वॉल जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा, और फ्रिक्शन एट वॉल यानी कि म्यू एन डब्ल्यू, और इस म्यू एन डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से देखेंगे तो L cos थीटा होगा। और यहाँ पर एन डब्ल्यू की वैल्यू जो सॉल्व की गई है वो रख देते हैं, तो tan थीटा आता है इसका एक्चुअली। एन डब्ल्यू यहाँ भी आ रहा है, एन डब्ल्यू यहाँ भी आ रहा है, एन डब्ल्यू की वैल्यू निकाल चुके हो, वो रखोगे, साइन बाई कॉस करके tan थीटा देख सकते कितना आ रहा है। क्या हुआ खेतान जी, कुछ फंसेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए tan थीटा निकालिएगा जरूर, बस कई जो इवन ये सब क्वेश्चन मेंस में भी बहुत आते हैं। मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। कोई नया इक्विलिब्रियम पे कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता। टॉपलिंग पर बनता था, टॉपलिंग को हम लोगों ने सिंपल तरीके से कर दिया। कितना आ रहा है tan थीटा? tan थीटा में डब्ल्यू नहीं आ रहा होगा, tan थीटा डब्ल्यू के इंडिपेंडेंट आएगा। ये तो समझाना था कि लैडर का मास उसके एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम को डिसाइड नहीं करता। तो अगर tan थीटा में भी डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। tan थीटा बता रहे हैं आप? फिर से बोलो जरा। हाँ, 1 प्लस म्यू1 म्यू2 अपॉन, हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, मैं सर नहीं माइनस कुछ म्यू1 का टर्म और आएगा। कहाँ डिनोमिनेटर में? नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में 1 प्लस म्यू1 म्यू2 माइनस -2 म्यू1 -2 म्यू2 -2 म्यू2। डिनोमिनेटर सही है 2 म्यू2। सर 2 म्यू2 म्यू1 होना चाहिए। अरे भैया बड़ी गड़बड़ हो रही है। तुम पहले न्यूमरेटर बताओ क्या आ रहा है? क्या मतलब 1 प्लस म्यू1 म्यू2 -2 म्यू2 का स्क्वायर, और नीचे 2 म्यू2, मतलब ये जो लिखा है सही आंसर है। भैया आप लोग भी वेरीफाई करो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अच्छा ये वाले म्यू से
ये म्यू2 है, नहीं सर, ये म्यू1 होना डब्ल्यू चाहिए। के साथ वाला तो म्यू1 है, म्यू1 ये हाँ म्यू1 है सर, यहाँ तो पर। ऊपर 2 म्यू2 आएगा, ऊपर 2 म्यू2 आएगा। 1 minus 2 mu1 mu2 होगा 1 minus 2 mu1 mu2 upon एक मिनट बच्चा, तीसरा टर्म आएगा ही। मतलब 1 माइनस 2 म्यू1 म्यू2, Yes, sir. हाँ, बस सही है। और अपॉन, मतलब ये लास्ट आंसर आप भैया, ये फाइनल आंसर डिसाइड हुआ है हम लोगों ने, 1 माइनस 2 म्यू1 म्यू2 बाई 2 म्यू2। अबे क्या कर रहे हो यार? सर न्यूमरेटर सर में 1 सर माइनस म्यू1 म्यू2 अपॉन 2 म्यू2 होगा बस। हाँ सर, ये 2 नहीं 1 आएगा, माइनस म्यू1 म्यू2 नहीं अपॉन आएगा 2। सर, ये 2 नहीं आएगा बस। अब ठीक है। अब हद है, मतलब पूरी क्लास मिल करके एक आंसर ला रही है, उसमें भी सर कहीं हम 2 आ रहा है, शुरुआत कहीं से 2। कह रहे थे। अच्छा ठीक है भाई, अब तो सही लिखा है। यस सर। नहीं तो ये यहाँ गड़बड़ नहीं हो रही है, या तो ये म्यू1 म्यू2 का चक्कर जब पड़ जाता है ना, तो एग्जाम में भी बहुत टेंशन हो जाती है। अभी अब हम लोग जैसे जो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड है, वही वही वहां पर भी होगा। कहीं म्यू2 लिखा है तो नीचे कहीं म्यू1 कॉपी हो गया, उल्टा सीधा कुछ हो गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए नहीं हुई, स्पेयर वाले में हमने कहा था सिंपलिसिटी के लिए दोनों तरफ म्यू कर दिया था, तो सब चल रहा था आराम से। नहीं है जी, टाइम का प्रेशर होता है ना, और कुछ नहीं होता इसमें। अब ऐसा कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि जो मतलब ये कह दो कि नहीं ये हमें आता ही नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जो तुम वो कह रहे हो 2006 नहीं 16 वाला, वो एक्चुअली एचसीवी का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए उस बुक को कह रहे बार बार लगाइए। काफी सारे क्वेश्चंस उसमें उसमें क्या था कि लैडर की साइज ज्यादा थी और वॉल छोटी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, क्या करोगे, सपोज ये पूरी लेंथ एल दी गई हो और ये हाइट एच और ये थीटा एंगल, इसका अगर इक्विलिब्रियम दिखाना हो, ये एचसीवी का है क्वेश्चन, ये है ना उसमें, लेकिन जो एचसीवी का क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया गया इस पॉइंट पर। यहाँ पर फ्रिक्शन लिया गया, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं। आप चेक करोगे जहां तक 44 45 46 ऐसे इसी नंबर पे होगा, ये फिगर भी ऐसे ही बना होगा 45 ना। तो उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि यहाँ पर एक रोलर है, लैंग्वेज पढ़ोगे क्वेश्चन की 45 नंबर की, तो यहाँ पर रोलर है और स्मूथ वगैरह लिखा होगा, मतलब इस पॉइंट पर फ्रिक्शन नहीं लिया गया इस क्वेश्चन में, 45 नंबर बने। तो इसमें एक्चुअली लोग जो कॉमन मिस्टेक कई लोगों ने की हुई है, वो सिर्फ नॉर्मल के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। और अगर आप एनएलएम का चैप्टर याद करो तो हम लोग कह रहे थे कि जब पॉइंट, जब एज और सरफेस के कांटेक्ट होते हैं, तो ये एज हुआ ना, ये तो दीवार का एज हुआ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल की ये डायरेक्शन दिखाई गई थी, तो अब ये डायरेक्शन नॉर्मल के दिखाओगे तो ये गलत हो जाएगा, सरफेस से क्योंकि ये एज हो गया है, दीवार का बिल्कुल एज होगा ये। तो आप नॉर्मल ऐसे दिखाओ एनडब्ल्यू, और ये नॉर्मल बाय द फ्लोर, फ्रिक्शन बाय फ्लोर ऐसे कुछ आएगा, लिमिटिंग केस में म्यू एन एफ कर देंगे, और उसके अलावा सेंटर ऑफ मास पर वेट। इन केस अगर यहाँ फ्रिक्शन कंसिडर भी करना होता बाई चांस, अगर होता भी, मान लीजिए फ्रिक्शन की अगर यहाँ पर रफ होता भी, तो टेंडेंसी तो नीचे ही जाने की होगी ना स्लिप करने की। तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलरली ऐसे दिखाते, इन केस अगर फ्रिक्शन दिखाना हो इस साइड पर, और लिमिटिंग केस में उसको फिर यहाँ वाला जो म्यू होगा उसको एनडब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट पीछे स्लिप करेगा ना, तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आना चाहिए। तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के अपोजिट अगर दिखाना, बट जिस क्वेश्चन में एचसीवी की हम बात कर रहे हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं, इवन जेई वाले में भी नहीं था, जो जेई में आया था उसमें भी नहीं था, मतलब यही वाला क्वेश्चन ही पूछा था उन लोगों ने। मैट्रिक्स तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसीलिए तो इतने सारे पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं,
ये सब क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में आते हैं या फिर उसमें आते हैं, मैट्रिक्स मैच में आते हैं, ये सिंगल करेक्ट में नहीं आते। तो इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी आज जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जिसमें एफ की मिनिमम वैल्यू निकाली, वहां तक छोड़ देते क्वेश्चन को तो वो सिंगल करेक्ट था। अब उसमें जब और डिस्कशन करने लगे तो हो गया एमसीक्यू। तो अब इसमें इक्वेशंस कैसे बनाओगे देखो। निकाला है क्या बुक में? अच्छा, बुक में क्या पूछा इन्होंने? म्यू पूछा है, मिनिमम म्यू पूछा होगा, मतलब लिमिटिंग केस। ठीक है, तो अभी करो बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। अगर वर्टिकली करें तो इसमें एन डब्ल्यू रिजॉल्व होगा, है ना, एन डब्ल्यू रिजॉल्व हो जाएगा इसमें। अब एन डब्ल्यू का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल में जाना है ये अपने आप सोचिए, कॉस वाला। कॉस वाला। तो एन डब्ल्यू कॉस थीटा वर्टिकली अप साइड है, एन एफ वर्टिकली अप साइड है, और ये मिल करके वेट को बैलेंस कर लेंगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो एन डब्ल्यू साइन थीटा म्यू टाइम्स एन एफ को बैलेंस करेगी। प्रोसीड करने से पहले हमेशा एक कॉमन हैबिट बनाइए, नॉर्मल्स निकाल दो। ध्यान दो, पिछले 3 क्वेश्चन से यही काम कर रहे हैं। पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, फिर दोनों नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद टॉर्क पे जाओ। ये फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, नॉर्मल्स निकाल लो। सर उस पॉइंट पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, क्या पूछे बच्चे, फिर से बोलो। सर उस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? जहाँ नहीं पे कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, मतलब हम HCV वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ जल्दी बोलो बच्चा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन। हाँ है, हाँ है, बिल्कुल है, वो भी निकाल सकते हैं ना। देखिए एन डब्ल्यू और डब्ल्यू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कहीं पर बनेगा, वहीं से कांटेक्ट फोर्स पास होगा यहाँ वाला, मतलब एनएफ और म्यू एनएफ का रिजल्टेंट यहाँ से तीनों फोर्स एक पॉइंट पर मिल जाएगी। वो 100% होना है, बट उससे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा क्वेश्चन करने में, बस ये बात है, कोई एडवांटेज मिल नहीं रहा उसका। पहले एन डब्ल्यू एन एफ निकाल लो, और फिर आप कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है जहां पर टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। सर बी, बी। बी इज कन्वीनियंट पॉइंट बिकॉज यहाँ पर 2 फोर्स है। तो अबाउट बी अगर टॉर्क बैलेंस किया जाए, अबाउट बी कौन सी फोर्सेस हैं जिनका टॉर्क देखोगे बी पॉइंट के अबाउट? एन डब्ल्यू को कंपोनेंट्स में ना देखिए, यहाँ पर वो उससे भी कर सकते। देखिए पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क वैसे देखा जाए तो डब्ल्यू का टॉर्क देखो पहले, वेट का, वेट इनटू डिस्टेंस ऑफ दिस वेट फ्रॉम पॉइंट बी, ये L/2 cos थीटा। और एन को डायरेक्ट निकाल सकते हो यार, एन डब्ल्यू के टॉर्क डायरेक्ट देखे जा सकते हैं बिकॉज एन डब्ल्यू 90 डिग्री पे ही लग रहा है इसके। तो दिस फोर्स और ये डिस्टेंस आपका ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये तो हाइट दी है ना, एच साइन थीटा। एच दिया है, थीटा दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये लेंथ आ जाएगी। वो एच साइन थीटा नहीं बच्चा, एच अपॉन साइन एच थीटा होगा। अपॉन, यस सर, यस सर। अरे अपॉन, यहाँ तो यस कर रहे हो, आदत बनी हुई है साइन थीटा हमेशा मल्टीप्लाई करने की। हाइपोटेनियस से साइड निकाल रहा है या साइड से हाइपोटेनियस निकाल रहा है, दोनों में ही साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है। इन्हें बहुत गंदी आदत है ये। अब एन डब्ल्यू जो ऊपर निकाला होगा वो रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको ओके करो तो 1-2 टाइप की और प्रॉब्लम्स है, मुकरार खत्म हो जाएगा।
हाँ, तो ये वही होगा ना जो पहला क्वेश्चन दिया था अभी लिखा था, जब उसका डायग्राम आपको सोचना था। इक्विलिब्रियम के आते हैं ना, जो 16 में आया 20 में आया, हर 3-4 साल में वैसा आता रहता है। ये आसान होता है, कोई बहुत टफ नहीं है। किसमें? हाँ हाँ, अरे अब लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब इसमें प्रैक्टिस करते रहिए सब। थोड़े टाइम नहीं होने की वजह से बस दिक्कत हो रही है, वरना प्रॉब्लम तो सब आएगी इसी किताब से। ये एक क्वेश्चन देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट हेमिस्फीयर है। ये जो राउंडेड बॉडी देख रहे हो ना, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ मास m एंड द रेडियस इज r। सॉलिड हेमिस्फीयर लिख लेना साइड में, हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट, राइट है। आपको ये इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स बतानी है कि लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स काम कर रही है और राइट वाले स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स काम कर रही है अंडर इक्विलिब्रियम। और जो पॉइंट बी है वो r/4 डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर है। ये डिस्टेंस r/4 है, पॉइंट बी r/4 बैक साइड पर है, कॉर्नर से। तो टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग्स, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आता है। इसका सिंपल वर्जन एनसीईआरटी में भी है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये वाला देखो, बताए पहले। एनसीईआरटी में सिंपली एक रॉड दे देते हैं पैकेज में, रॉड। रॉड वाले में आसान होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास आसानी से याद रहता है। अब हेमिस्फीयर इसलिए दिया गया है कि आप थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका। तो जनरली यही भूल जाते हैं। वो तो ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लोगे, बट फिर भी ये याद होना चाहिए ना कि हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, हाफ डिस्क, इस टाइप की बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस। सॉलिड हेमिस्फीयर, इनर्शिया नहीं पूछे हैं, सेंटर ऑफ मास। हो, अलग ही मूड में है। वो भी गलत बता रहा है, इनर्शिया भी गलत बता रहा है। सॉलिड हेमिस्फीयर का इनर्शिया तो आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि एक्सिस कौन सी है। कोई यूनिवर्सल आंसर तो होता नहीं है इनर्शिया का, एक ही ऑब्जेक्ट के 50 इनर्शिया हो सकते हैं। तो हालांकि उसकी नीड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होगा कहाँ पर, तो ये मैं जस्ट ऐसे रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से 3r/8, 4 नहीं, 3r/8 होता है एक्चुअली सॉलिड हेमिस्फीयर का। हॉलो वाले का r/2 होता है, हाफ रिंग का 2r/π, हाफ डिस्क का 4r/3π। सब कहीं से लिख याद कर लो भाई, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आप क्या करोगे, लेफ्ट वाले में एक T1 फोर्स दिखाइए, राइट वाले में एक T2 फोर्स दिखाइए, बैलेंसिंग कर दो फोर्सेस की, सेंटर ऑफ मास पर mg दिखाओगे। तो T1 + T2 = mg, एक इक्वेशन। जी हाँ, किसी भी एक पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर दो, एक के अबाउट कर लो। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए। तो T1 की कोई टॉर्क नहीं आएगी, T2 की टॉर्क आएगी और ग्रेविटी की आएगी। ग्रेविटी mg की टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट।
उस 3r/8 की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है आपको क्योंकि टॉर्क में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो ये जो mg वाली फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो, ये mg की वर्टिकल फोर्स का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डायरेक्टली आ रहा होगा, इक्वल्स टू T2 की टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट, वो T2 इंटू T2 का पॉइंट ए से डिस्टेंस है 3r/4, तो इससे T2 डायरेक्टली मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए T1 है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। सर 3r/4 पे होगा, अपने रेडियस दिया है ना। तो एक मिनट, सॉरी ये 3r/4 नहीं होगा यार, ये गड़बड़, T2 3r/4 नहीं होगा क्योंकि ये 7/4 डायमीटर 2r होगा, 2r माइनस Yes, sir. r/4 करेंगे 7r/4 आएगा ये। यस सर। हाँ होगा। यह तो ठीक है। अब इसमें तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपग्रेड करो जरा। अब अपग्रेड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की देखो रिक्वायरमेंट क्यों आएगी। और अब क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग बी को कट कर रहे हैं, है ना, स्ट्रिंग बी कट कर रहे हैं एंड क्वेश्चन इज उसके जस्ट बाद में, मतलब जैसे ही आप स्ट्रिंग बी को कट करेंगे इमीडिएटली टेंशन इन दिस स्ट्रिंग 1 कितनी आएगी, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग। अब ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया इसका। सपोज स्ट्रिंग एट बी इज कट, जस्ट आफ्टर देखो इसको, इसका भी इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जांपल पैकेज में है। रॉड वाले क्वेश्चन में 2 स्ट्रिंग से लटकी हुई है, एक को काट दे रहे हैं उसमें, दूसरे वाले में फोर्स निकालना होता है। इसकी एक वैरायटी और बताएं क्वेश्चन की आती है मेंस में, कभी देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता है। जैसे मरने के बाद 4 कंधों पे जाते हैं और जाते हैं ना, तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर 2 कंधों वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक बड़ी सी बीम है, उसको 2 लोग एक अपने रखा, अब एक बंदा अगर हट जाए वहां से, मतलब ये ऐसे है ना कि अगर आप जैसे 2 फिंगर्स पे इसको सपोर्ट दीजिए, अब एक फिंगर अगर मैं हटा दूं तो नेचुरल सी बात है कि जो इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, डायनेमिक्स में आ जाएगा। तो जैसे ही ये वाली फिंगर हटेगी, यहाँ पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी। और इसी कैटेगरी का प्रॉब्लम ये है, मैं वहां पर आप एक बॉडी को नॉर्मल फोर्सेस के थ्रू बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पर हम बॉडी की वेट को 2 टेंशन फोर्सेस के थ्रू बैलेंस कर रहे थे, लॉजिक सेम रहेगा। तो अगर हम एक स्ट्रिंग कट कर देते हैं तो सेकंड वाली स्ट्रिंग के अंदर जस्ट आफ्टर क्या टेंशन फोर्स आएगी, सेंटर ऑफ मास की क्या एक्सेलरेशन आएगी, ये सब एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी। बिकॉज अब डायनेमिक्स में डायनेमिक्स होगा तो डायनेमिक्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे, डायनेमिक्स में यही पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन बताइए, फोर्स बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन। इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक, ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब जरा स्ट्रिंग 2 अगर कट करें और इसके बाद इसका एक और अपग्रेडेशन ये होता है कि अगर ये स्प्रिंग होते तो क्या होता, स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग होते। हाँ स्प्रिंग में एकदम से नहीं देती फोर्स। बिल्कुल। अभी करें इसको, सेकंड वाली स्ट्रिंग कट कर दिए मान लो, तो जैसे ही आप सेकंड वाली स्ट्रिंग को कट करेंगे यानी रिमूव कर दें एक तरीके से, अब हो सकता था इधर वाली को भी कट कर देते, तो लॉजिक पकड़ना है इसलिए बोल रहे हैं कि आप हम कोई भी स्ट्रिंग कट कर सकते थे। अब जो बचा हुआ पोर्शन है पहले तो आप ये डिसाइड करोगे डायनेमिक्स में कि ये प्योरली रोटेट करेगा अबाउट फिक्स्ड एक्सिस या फिर रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन भी करेगा। हाँ मतलब क्या ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, क्या इस हेमीस्फीयर के थ्रू कोई एक फिक्स एक्सिस पास हो रही है, नहीं कहाँ, कौन सा पॉइंट फिक्स है, ए पॉइंट फिक्स कहाँ है, ये एज अ पेंडुलम चलेगा आगे। हाँ तो ये अलग बात है कि जस्ट आफ्टर नहीं चलेगा, वो इस पर चले मान लेते हैं।
कर सकते हो, मतलब पॉइंट ए को एक तरीके का हिंज मान रहे हो, पॉइंट ए इस टाइम पर एडजस्ट लाइक अ हिंज होगा। ठीक, वैसे आप जनरली ये काम करो ना सीधा सा, मतलब इसको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कंबाइंड मोशन वाले प्रॉब्लम की तरह देखो, कंबाइंड मोशन वाले प्रॉब्लम की तरह देखो। रीजनिंग पहले, रीजनिंग पे आइए। mg भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और t1 भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो पहले रीजनिंग पार्ट पे जाओ। सिंस f हॉरिजॉन्टल की बात करें अगर इस क्वेश्चन में, तो वो 0 आ रहा है जस्ट आफ्टर पे, तो सेंटर ऑफ मास की अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चेक करोगे वो 0 आएगी। तो दैट मीन्स एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड, बट लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नीचे ही जाएगा। और इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको लेकर के हम एक इक्वेशन बनाएंगे, mg माइनस t1 बराबर m मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। ये एक इक्वेशन बनेगी। ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहले हमें, और ये फिर उसी का पार्ट हुआ जो लगातार आपसे कह रहे हैं कि कोलिजन, न्यूटन लॉ और इस टाइप की मैकेनिक्स, कुल मिला के पूरी मैकेनिक्स में डायरेक्शन तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब दूसरी इक्वेशन टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली, ये बात सही है कि आप चाहोगे तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए भी लिख सकते हो, इसको एक फिक्स एक्सिस के तरीके से मान करके भी लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए एंड पुट इट इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। क्या बनेगा इस हिसाब से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखिएगा, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में T1 की टॉर्क आएगी मल्टीप्लाइड बाय T1 का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये टफ क्यों हो रहा, देखो सेंटर के अबाउट निकालना होता तो हम हेमीस्फीयर में सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट लगाते, और अगर आपको याद हो, नहीं वो तो निकल आएगा, बट सेंटर वाला निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो एक क्लास में ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि एक और ऐसा मान लेते अगर, तो उस हिसाब से सेंटर के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा, हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2/5 एम आर स्क्वायर सेंटर के अबाउट। हम लोग निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस नहीं माइनस, सेंटर ऑफ मास पर निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया सबसे लो होता है, तो प्लस की जगह माइनस, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गलतियां करेंगे, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठी होती है, प्लस md स्क्वायर। वो तब होता है ना जब सेंटर ऑफ मास का पता होता है और किसी और का कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अब उल्टा चल रहा है, माइनस m इंटू, अब इसकी जरूरत पड़ेगी इसका स्क्वायर, तो माइनस m इंटू 3r/8 का स्क्वायर, यानी कि 9mr स्क्वायर बाय 64 इंटू अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन। अब रॉड में दिक्कत नहीं आती थी। और एक और इक्वेशन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स लेक्चर 1, या फिर जो कंबाइंड मोशन वाला आर्टिकल था कि जब जब कोई बॉडी कंबाइंड मोशन में हो तो उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे देखी जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और ये किस बेस पे कह रहा है कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हुआ है, तो वो ये इस बेस पे कहा गया था कि क्योंकि सारी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रही है, तो इस रीजन के बेस पर कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली एक्सेलरेट करेगा, तो फिर ये जो पॉइंट ए है ये भी वर्टिकली एक्सेलरेट होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर लगाए। और इसके अलावा बॉडी अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी रख रही है, तो रोटेशन वाला कंसेप्ट लगाइए, अगर बॉडी अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है एंगुलर, और ओमेगा की वैल्यू जस्ट आफ्टर सॉल्व कर रहे हो आप, स्ट्रिंग को कट करने से पहले ये रेस्ट पे था 0, नेचुरली, जस्ट आफ्टर में भी ओमेगा की वैल्यू 0, क्यों
जनरल मोशन तो हमको कंसीडर करेंगे थोड़ा सा इस केस में थोड़ा टाइम वेट करके करेंगे ना, जब उससे हो रहा होगा तो नहीं रुक जाओ बच्चा, होगा, रुकिए, दोनों तरीके से बता रहा हूँ अभी आपको। देखो जो भी लर्निंग करो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ओरिएंटेड ना करो, चीजें सब पलटेगी। अब जरा वो याद करो यार कि जब रोटेशनल मैकेनिक्स मतलब रोटेशन वाला पार्ट चेक करते हो तो उसमें रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन दो तरीके से दिखाई जाती थी, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। हम लोग कह रहे हैं रोटेशन कंसिडर हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर आप रोटेशन कंसिडर करोगे तो पॉइंट ए का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास दिखाओगे, जिसके अबाउट रोटेशन देख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, वो 0 है, ओमेगा 0 यहाँ पर। और पॉइंट ए का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पॉइंट ए की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो कुछ एंगल पर जाएगी, क्योंकि वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर जाएगी। और आर अल्फा में जो स्मॉल आर होगा, ये जो आर अल्फा लिख रहे हैं इसमें जो स्मॉल आर यूज करेंगे, तो रोटेशन इज अबाउट सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन पॉइंट ए का देख रहे हो आप, तो पॉइंट ए सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस से फिर से, क्योंकि ये 3r/8 है, ये r है। क्लियर? मतलब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम बन चुका है अभी। स्मॉल r इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर बाय 64, ये बनेगा स्मॉल r। वो सब देख लेंगे, यहाँ तक आया। अब इसके बाद का आर्ग्यूमेंट फिर से, इसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट देखो। स्ट्रिंग ऑब्वियसली आइडियल होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, तो क्या पॉइंट ए में वर्टिकली डाउनवर्ड कोई एक्सेलरेशन पॉसिबल है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंक्रीज, पॉइंट ए कैन नॉट मूव डाउनवर्ड, तो इट कैन नॉट हैव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ऑल्सो इट कैन नॉट हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन, उस केस में स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इस पॉइंट ए में ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड कोई एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ना तो वर्टिकली अपवर्ड कोई एक्सेलरेशन होनी चाहिए। यानी अगर ये आर अल्फा वर्टिकल से कोई थीटा एंगल बना रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट ए का वर्टिकल डायरेक्शन में 0 एक्सेलरेशन चाहिए। और उसके लिए एक और इक्वेशन ये बनेगी कि ए सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू आर अल्फा का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट, आर अल्फा कॉस थीटा। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बनेगी। ये कंस्ट्रेंट होगी एक तरीके से, मतलब दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। और थीटा हमने माना है आर अल्फा का वर्टिकल से एंगल, और आर अल्फा जो दिखा रहे हैं वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। यानी आर अल्फा बेसिकली अगर इस डायग्राम में देखोगे तो वो ये है, पॉइंट ए और पॉइंट सेंटर ऑफ मास को मिलाओ और इसके परपेंडिकुलरली आर अल्फा दिखा रहे हैं। ये एंगल थीटा कह रहे हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये एंगल थीटा है। तो कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू बनेगी, कॉस थीटा वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी दिस, और इसको स्मॉल आर लिखा है, तो कॉस ऑफ थीटा विल बिकम दिस लेंथ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो बेसिकली ये कैपिटल आर अल्फा बन जाएगी। अब देखो जल्दीबाजी में कुछ लोग कहते हैं, तो जल्दीबाजी में अगर इतना ध्यान ना देते ना तो भी हमारी हैबिट तो है ही इक्वल टू आर अल्फा लिखने की। नहीं, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि रोटेशनल मैकेनिक्स में ए बराबर आर अल्फा लिखते हैं, इत्तेफाक से आंसर तब भी आता है। आप सॉल्व करिए इसको, ना चेंज करो मेथड। फिर बोल रहा हूँ आपसे कि मैं थोड़ा देखो, एक तो हम लोग के पास टाइम की कमी है, तो हम टाइम होता तो ऐसे 4-5 एग्जांपल दिखा करके तब पूरा तरीके से समझा पाते कहाँ गलत है कहाँ सही है।
तो तरीका यही है कि जहां इस तरीके के क्वेश्चन आते हो जहां पर एक स्ट्रिंग कट कर दी गई है, आप एक फिक्स मेथड बनाओ। वो फिक्स मेथड ये होगा, रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, टॉर्क वाली इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाएंगे, एक इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए की बनेगी, एक इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की बनेगी, और तीसरी इक्वेशन स्ट्रिंग को लेकर के कंस्टेंट इक्वेशन बनेगी। मतलब उसको एक तरीके से याद ही कर ले। इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स में यही काम करेंगे। तो रॉड वाले केस में दिक्कत इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होता उस केस में। इमेजिन करिए ना, अगर सिर्फ ये एक पतला सा तार होता तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ होता ना, फिर क्वेश्चन इजी होता। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में ए सी ओ एम को आर अल्फा रख दीजिए और दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दें, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और T1 आ जाएगा। मतलब पहले से अलग आ रहा होगा ना, इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो वैल्यू T1 की आई थी और एक स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद जो T1 की वैल्यू आ रही है, बदल गए होंगे। मैं अगेन कहूंगा टॉर्क की इक्वेशन लगाना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ज्यादा सबसे सेफेस्ट पॉइंट है इन क्वेश्चंस में। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही लगाइए। कम हो जाएगी और वो कम होनी भी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास को डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड मत रहना, फिर बोल रहा हूँ सोल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब आंसर जो आ रहा है आपको समझना होगा कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं। अगेन बोल रहे हैं एफ इक्वल टू एम ए, उसके पहले हमने एक रीजनिंग लगाई है। रीजनिंग में ये देखा है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में, तो हमने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑब्जर्व करने के बाद एफ इक्वल टू में लगाया है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और तीसरी इक्वेशन पे हमने कराया है कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर द पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग विच कैन नॉट गो डाउनवर्ड एंड विच कैन नॉट मूव अपवर्ड, तो उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 की गई। रही बात बाकी सॉल्व करने की, वो तो इक्वेशन जब बनेगी तो सॉल्व भी होगा। इक्वेशंस बनी है तो सॉल्व होना ही है उसे। तो वो तो एक बार आंसर बोल दो यार, कितना रहा? 83 mg अपॉन 403, मतलब 83 डिवाइडेड बाय 403 mg। ठीक।
एक और फाइनल प्रॉब्लम जो हिंज हिंज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बड़ा सिलेबस है यार, इतना दिमाग खराब कर देता है। देखना यही वाला क्वेश्चन आया होगा इस बार के पेपर में। वो तो कहीं भी ये पर्सन, मतलब पर्सन कहीं भी लगा दो। अब इसमें ये जो रॉड है इसके बारे में क्या रखा है कि ये 20 किलोग्राम की है एंड द पर्सन इज ऑफ 60 किलोग्राम। ठीक है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ये था, इसमें हिंज का रिएक्शन और स्प्रिंग की टेंशन फोर्स निकालनी है। स्प्रिंग टेंशन फोर्स और हिंज का रिएक्शन, ये दो चीजें। हिंज रिएक्शन एंड स्प्रिंग टेंशन फोर्स ये निकालने हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है भैया, देखो तो अभी ये कोई सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऑब्वियसली पर्सन का वेट दिखाया जाएगा 60 इंटू जी 600। रॉड का वेट दिखाया जाएगा 20 इंटू जी 200 एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। दो तो ये फोर्स हो गए, एक फोर्स यहाँ पर टेंशन की दिखाओगे। हिंज के टाइम पर बस ये ध्यान रखना है कि हिंज फोर्स का डायरेक्शन अननोन रहता है, तो इसीलिए हम हिंज फोर्स को किसी अननोन एंगल थीटा पर दिखा रहे हैं। हिंज फोर्स एफ एट सम अननोन एंगल हमेशा इससे दिखाइएगा। कभी भी न्यूमेरिकल्स में हिंज फोर्स का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना रखो, क्योंकि इसका डायरेक्शन अननोन रहता है तो इसको किसी एंगल थीटा पर दिखाया जाए। प्रॉपर्टी ऑफ हिंज फोर्स ध्यान रखना है, हिंज फोर्स का डायरेक्शन कभी भी पहले से नहीं मालूम होता, इसीलिए क्वेश्चंस में उसको किसी आर्बिट्री एंगल थीटा पर दिखाओ। ठीक है, अब बैलेंस करो फोर्सेस वगैरह सब। तो देखिए टेंशन फोर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप हिंज के अबाउट ही टॉर्क बैलेंस कर दें। हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो डायरेक्टली टेंशन फोर्स की वैल्यू मिलेगी। और कैसे? हिंज के अबाउट टॉर्क गिविंग फोर्सेस कौन सी हैं? हिंज के अबाउट टॉर्क गिविंग फोर्सेस 600 कितना, तो 600 इंटू 2 200 का टॉर्क आएगा इंटू सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 4। और टेंशन फोर्स की कौन सी कंपोनेंट का टॉर्क आएगा, क्योंकि टी कॉस 53 इधर टी साइन 53। एक और था ना डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, तो डिस्टेंस तो हो गया 8 मीटर का, लेकिन उसे 8 मीटर डिस्टेंस के परपेंडिकुलरली टेंशन का साइन वाला कंपोनेंट आएगा टी साइन 53 यानी टी इंटू 4/5।
डायरेक्टली टी आ जाएगा। जस्ट हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, टेंशन फोर्स आ जाती है। सर रॉड पर्सन के ऊपर कोई नॉर्मल लगाएगा? हाँ, ये सुनना चाह रहा था मैं कि ये कई लोगों के डाउट आते हैं कि पर्सन और रॉड के बीच की नॉर्मल फोर्स को क्यों नहीं लिया गया। तो वो इसलिए नहीं लिया गया बच्चा कि पर्सन और रॉड के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो दोनों म्यूचुअली लगाएंगे और वो इंटरनल फोर्स होगी सिस्टम की। रॉड पर्सन पे नॉर्मल लगाएगा तो पर्सन भी उतना ही नॉर्मल अपोजिट साइड रॉड के ऊपर भी लगा रहा होगा। तो हमने पर्सन और रॉड को एक सिस्टम मान करके और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाई। नहीं है समझ में? यस सर। हाँ, मतलब इंटरनल फोर्सेस नहीं देखोगे आप कभी भी इक्विलिब्रियम पर। तो इसके बाद आप क्या करोगे, मतलब टेंशन फोर्स तो डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा सॉल्व बाद में कर लेना, हमें ना टाइम कम पड़ रहा है अभी। तो हमको बताओ ये हो जाएगा सिक्स ग्रुप, एंड देन उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस करें अगर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करने से एफ कॉस थीटा की वैल्यू टी कॉस 53 मतलब टी इंटू 3/5, और टी हम निकाल चुके टॉर्क मेथड से। और वर्टिकल डायरेक्शन में जाओगे तो एफ साइन थीटा वर्टिकली अपसाइड प्लस टी इंटू 4/5 वर्टिकली अपसाइड, टी का वर्टिकल कंपोनेंट एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कंबाइंड होकर के 200 प्लस 600 यानी 800। तो क्योंकि हम टी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसका मतलब एफ कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, एफ साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उसके थ्रू एफ और थीटा दोनों आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा, बस मेथड लिखो जल्दी से। और एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, एचसीवी का भी है। और एचसीवी का क्या मतलब, एचसीवी कोई खुद से तो बनाया नहीं उन्होंने क्वेश्चन, एक डोर के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, वहीं पर देखोगे 45 के ऊपर नीचे कहीं लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर बोलो। 44 है। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ डोर, 44 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। इक्विलिब्रियम ऑफ डोर क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। डोर इक्विलिब्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि इसमें डबल हिंजेस होती है। घर के दरवाजे में एक हिंज तो होती नहीं है, इनफैक्ट 3-4 होती है, तो ये तो फिर भी 2 हिंज वाला है। 2 हिंज में जो एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 44 है उसके हिसाब से चलोगे तो उन्होंने दोनों हिंजेस को सिमेट्रिकली लोकेट किया है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो हिंज की डिस्टेंस देखो, और दरवाजे की हाइट कितनी है, 6 फीट का दरवाजा है, और उस 6 फीट के दरवाजे में दोनों साइड से 1 फीट पर हिंज लगाई है, 1 फीट इस तरफ से और 1 फीट इधर से, और उसकी विड्थ भी दी होगी 1.5। ये सब फीट में क्यों दे दिया है इन्होंने। चलो, दरवाजे का मास बस 8 किलोग्राम, और दोनों के हिंज रिएक्शन पूछे। तो हिंज रिएक्शन में यहाँ पर जब जाओगे, सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली यूनिफॉर्म डोर होगा तो सेंटर ऑफ मास पर इसका mg, अरे हम सिंप्लिसिटी के लिए कुछ और काम कर लेते हैं, दोनों हिंजेस के बीच की डिस्टेंस को जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी d मान लेते हैं, इस विड्थ को b मान लो और हाइट को h मान ले, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। और दरवाजा जमीन से थोड़ा सा उठा होता है, कभी भी देखो घर का दरवाजा जमीन पर करता तो है, थोड़ा गैप होता है, तो को नॉर्मल तो आएगा नहीं, कोई डोर जो होते हैं वो जमीन से थोड़े से गैप होते हैं उसमें, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स नहीं आएगी। तो इसमें एक तरीके के 2 हिंज फोर्स हैं और एक ग्रेविटी की फोर्स है। होगा ये, हमें दोनों हिंज फोर्स के डायरेक्शन देखने होते हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है। नहीं, हिंज फोर्स को आप हॉरिजॉन्टल ही क्यों दिखाओगे, हिंज फोर्स का डायरेक्शन किसी आर्बिट्री एंगल पर दिखाना पड़ेगा आपको।
हिंज फोर्स को स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल या स्पेसिफिकली वर्टिकल नहीं दिखा सकते, हमें उसको रैंडम किसी आर्बिट एंगल पर दिखाना होगा। और साथ में वो थ्योरी भी दिमाग में रखिए, यहाँ पर 3 फोर्स वाला केस आ गया, तो तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा। अब वो सोचो आप, हिंज फोर्स पहली बात तो किसी रैंडम डायरेक्शन में दिखाई जाएगी, और इस तरीके से दिखाई जाएगी कि दोनों हिंज फोर्सेस जो है और mg, ये तीनों फोर्स किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करे। और mg यहाँ दिख रहा है आपको, यानी इसी लाइन के ऊपर हिंज फोर्सेस का इंटरसेक्शन बनना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है? या तो एक काम करें, इस वाले हिंज फोर्स को और इस वाले हिंज फोर्स को जब दिखाओगे, दिखाए, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है, अलग से दिखा दे रहे हैं कि mg जो ऊपर वाला हिंज फोर्स है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे लग रहा हो F1, और जो नीचे वाला हिंज फोर्स है उसका डायरेक्शन। एक और बात समझो, क्योंकि जब आप हिंज फोर्स को आर्बिट्री डायरेक्शन में दिखा रहे हो ना, तो अगर हमने ऊपर वाले हिंज फोर्स को कुछ इस तरीके से दिखाया, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड होगा। फोर्स बैलेंस करने के लिए दूसरे हिंज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट होना चाहिए। अगर हम दोनों हिंज फोर्सेस को आर्बिट्री सेम डायरेक्शन में दिखा देंगे, उससे दिक्कत ये आएगी कि इससे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड आ जाएगा और इससे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगी। यानी दोनों हिंज की फोर्सेस किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में दिखानी होंगी, ताकि उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, F1 इस तरफ और F2 इस तरफ, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अपोजिट जाएंगे। बट क्या ये पॉसिबिलिटी हमारे उस कंसेप्ट को फुलफिल कर रही है कि तीनों कॉन्करेंट फोर्स हो? देखो, दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करानी है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय द हिंज फोर्सेस अपोजिट चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये भी चाहिए कि तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट हो। इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता ये? ओके, तो अब अगली पॉसिबिलिटी, mg इस तरफ हो और जो ऊपर वाला हिंज F1 है उसकी फोर्स ऐसे लगे और नीचे वाले हिंज फोर्स कुछ ऐसे लगे, हो सकता है ऐसे, इस तरीके के हिंज फोर्स लगे अगर, तो क्या ये कॉन्करेंट बन सकते हैं? हाँ, ये बन सकते हैं। F2 को आगे बढ़ाइए, F1 को आगे बढ़ाइए और mg को आगे बढ़ाइए, तो ये किसी कॉमन पॉइंट पर मिल सकते हैं। इसका मतलब यही सही तरीका होगा, और यही इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करता है कि हिंज फोर्स की डायरेक्शन कैसे दिखाई जाए। दो रीजनिंग्स लग रही हैं, अगेन बोल रहा हूँ, एक अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और दूसरा कॉन्करेंसी। तो इस हिसाब से सिर्फ यही एक पॉसिबल सोल्यूशन बन रहा है इसका, इसके अलावा और कोई पॉसिबल तरीका नहीं है हिंज फोर्स दिखाने का। अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं कर दिखाओगे तो हॉरिजॉन्टली फोर्स डिसबैलेंस हो जाएंगे, कॉन्करेंसी नहीं दिखाएंगे तो हमारी थ्योरी गड़बड़ होगी, टॉर्क नहीं बैलेंस होगी। पक्का देख लो, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बस और इन क्वेश्चंस में आपको ये भी कहा गया है कि दोनों हिंज फोर्सेस, एचसीवी में एक और पार्ट दिया गया कि दोनों हिंज फोर्सेस के बीच में आपस में एक रिलेशन भी है, वो जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। नहीं, बैलेंस तो होते, वो बात नहीं है, हमारे अननोन्स ज्यादा होते। अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती कि दोनों हिंज फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो आप सोचो अननोन कितने हो गए। दोनों हिंज फोर्स का मैग्नीट्यूड अननोन रहा, 2 अननोन्स, और डायरेक्शन का कुछ पता नहीं, तो इसकी डायरेक्शन अननोन है, इसकी डायरेक्शन अननोन है, 4 अननोन्स हो गए, और हम मैक्सिमम 3 इक्वेशन बना सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंसिंग के थ्रू, वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग के थ्रू और टॉर्क। तो 4 अननोन्स हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एक को आप एफ दिखा दो इधर, दूसरे वाले को भी एफ दिखा दो, एफ और एफ दोनों सेम मैग्नीट्यूड के दिखा रहे हैं, राइट? क्वेश्चन के हिसाब से किसी क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं, किसी क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि जो नीचे वाली हिंज है उसकी फोर्स ऊपर वाले हिंज की डबल है। और क्योंकि यहां पर तो दोनों को सेम कह रहे हो, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल से एंगल भी सेम बना रहे हो। क्यों क्यों सेम बनने चाहिए? हॉरिजॉन्टल वाले को, कंपोनेंट क्योंकि दोनों हिंज सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टली फोर्स बैलेंस करनी है, तो हॉरिजॉन्टल से उनका एंगल सेम होना चाहिए। तो उस एंगल को थीटा मान लेंगे कि थीटा एंगल पे लग रहे हैं वो। तो इस हिसाब से अब आपके दो ही अननोन्स बचे एक्चुअली, एफ और थीटा। ठीक है, अब एक इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा फ्रॉम वन हिंज 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा फ्रॉम बोथ हिंज डायरेक्टली इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन बन जाएगी। और एक किसी कन्वीनियंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग, या तो हिंज 1 के अबाउट कर दीजिए या हिंज 2 के अबाउट, किसी भी एक हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लें। चाहे H1 के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लें, चाहे H2 के अबाउट बैलेंस कर लें। H2 के अबाउट बैलेंस करेंगे अगर, सपोज H2 के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, तो टॉर्क बाय द mg फोर्स अबाउट H2, mg इंटू H2 से उसका डिस्टेंस b/2 इक्वल टू, नहीं, f cos थीटा का भी टॉर्क आएगा, f sin थीटा का भी आएगा। जो f cos थीटा लेफ्ट साइड जा रहा है, अरे सॉरी साइन का नहीं आएगा, बिल्कुल सॉरी सॉरी, f cos थीटा का आएगा, f cos थीटा वाले की टॉर्क आएगी। तो f cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस d, ये दूसरी इक्वेशन। तो f sin थीटा और f cos थीटा दोनों मिल गए, फिर वही काम f और थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया पूरा आपका इक्विलिब्रियम का भी टॉपिक। बट रोटेशनल मैकेनिक्स में फिर बोल रहे थ्योरी भले कंप्लीट हो गई हो, प्रॉब्लम्स इसमें अनलिमिटेड है। कौन सा? इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं हुआ वो? ले आओ, अच्छा बता दें, आओ चलो उधर बाहर हो जाएगा, मतलब पेपर है तो पास, हाँ, ले आओ बता दें। ठीक, थैंक यू।